हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, कुलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद भी बात करें, मतलब पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और लॉजिकल है, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नहीं आनी है आपको। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फॉर्मूला रटने से, डेफिनेशन रटने से बेहतर है कि फंडे को समझ लिया जाए। ठीक है। तो आपने ये देखा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया कि अगर उसको किसी वैक्यूम में रखा जाए तो यही फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर, वेयर R वॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है। यही लिखते थे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई यार, एक चार्ज है जिसको हमने फिक्स कर दिया है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। तो इसके सामने कहीं पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लाओगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैंने एक स्मॉल क्यू रख दिया और सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ है एंड दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर, और इस क्यू को हमने फिक्स कर रखा है। इस क्यू को हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, तो ये एक फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू है। सो सर्टेनली देयर वुड बी अ फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल क्यू टुवर्ड्स कैपिटल क्यू। इस पे कैपिटल क्यू की तरफ, सॉरी इससे दूर, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर एक फोर्स होगा। अगर नेगेटिव होता तो उस तरफ होता, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा क्या? डेफिनेटली इस पे भी बात फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम सिर्फ इस क्यू की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स लग रहा है। अब आपको ये समझना है कि ये फोर्स क्यों आया। देयर इज नो एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू। और अगर ये क्यू नहीं होता, अगर ये कैपिटल क्यू नहीं होता, तो इस स्मॉल क्यू पे फोर्स नहीं आता, ये भी पक्की बात है। इट मीन्स ये जो फोर्स आया ऑन क्यू, दिस इज द फोर्स ऑन क्यू, किसकी वजह से आया? पक्के तौर पे ड्यू टू प्लस क्यू, जो कि फिक्स रखा हुआ है आपने। इट मीन्स इसका ही सब कुछ है, इसकी वजह से ये फोर्स आया है। तो इसी को कहते हैं कि यार कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वैक्यूम में रखा है, तो हम कहते हैं कि यार दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द इफेक्ट ऑफ प्लस क्यू एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पता चला? ये क्या है बेसिकली? तो ये स्पेस की बात कर रहा है, स्पेस अराउंड अ चार्ज, नहीं, space around a charge or space surrounding a charge in which if an another charge is placed, it experiences a force. दैट फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, डिपेंड करेगा कि वो दोनों चार्ज कैसा है। बट ये तो पक्की बात है। तो ये क्या हुआ कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होगा जहां दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर हम रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी स्पेस को, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफ एन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यहाँ तो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? तो वो जो स्पेस है यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा पहले चार्ज का। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कैसे लिखा था, वो समझ आ गया। तो अब जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये देखो, अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो इसके अराउंड क्या होगा? सब जगह इसका फील्ड होगा। मतलब दूसरा चार्ज कहीं पे भी आप लेके आएंगे, दैट अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और उसी को क्या कहेंगे? तो फील्ड कहेंगे। तो मतलब अब फील्ड के लिए तो कोई बात ही नहीं है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड होगा वो अप टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी होगा, तो कुछ कैलकुलेट करने जैसा चीज ही नहीं थ्योरेटिकली। फॉर एनी चार्ज पार्टिकल जो एक्सटेंड जो फील्ड होगा, ठीक है, वो कहाँ तक होगा?
अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? तो जो कैलकुलेट करने वाली जो चीज़ होगी यहाँ पे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हम स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब देखो अलग अलग इसी चार्ज पार्टिकल को अगर तुमने आर डिस्टेंस पे रखा तो कुछ फोर्स आया, अगर इसी को मैं r/2 पे रखता तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाता, अगर मैं इसको r/4 पे रख देता तो फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाता। मतलब हम कहते हैं कि स्टिल जो पार्टिकल है वो डिफरेंट पोजीशन पे है, बट हमेशा वो किसी न किसी उसके फील्ड में ही है, लेकिन अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह क्या हुई? अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करने की जो वजह हुई वो क्या हुई भाई? वो ये हुई कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी थी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी थी। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही? मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा और उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the net electrostatic force per unit positive charge at that point। जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें, ध्यान से समझिएगा, तो ये लिख दिया। मतलब ये जो इसका यूनिट होना चाहिए, अगर इंटेंसिटी का यूनिट अगर हम लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये न्यूटन पर कूलम होना चाहिए। क्या? if we talk about the unit of this special quantity, it must be Newton per coulomb according to the definition में clearly लिखा है कि it is the force per unit charge। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जैसा मामला हो गया, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो किसी के लिए भी फोर्स डिसाइड करेगा कि कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो पहले मैं आपको एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम लोग पहले समझेंगे हाउ टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, देन हम डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई हम ये कहते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैंने उसको ई से लिख दिया, चलेगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने लिखा, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज रख देना चाहिए। जब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू या माइनस, कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उस फॉर्मूले को लिखेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इसके वजह से लिखना है, तो इसको हम नाम दे देंगे सोर्स चार्ज। इसका नाम क्या दे दोगे आप? सोर्स चार्ज। तो अगर हम इस सोर्स चार्ज की बात करते हैं, तो अगर इसके लिए हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम क्यू, सो वी नीड टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एट पी। तो हमें क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी, और ये वैक्यूम है। ठीक है जी, तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो पी पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो यूनिट चार्ज के लिए तो सीधे सीधे 1 रख करके निकाल दे तो बन जाएगा क्या? नो, क्योंकि देखो इसके यूनिट पे जाएंगे इट मस्ट बी न्यूटन पर कूलम, और हमें डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो एक सॉलिड अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है?
प्लेस, अब जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें प्लेस करना पड़ेगा, बट ये एक तरीका है जिससे हम डायरेक्शन लिख पाएंगे। प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट पी। अब पी क्या है? पी इज द पॉइंट जहां पे कि हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, एंड व्हाट इज पी? तो P क्या है? P इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? जो टेस्ट चार्ज होता है इसको हम लिखते हैं ऑलवेज, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड वाइज वेरी स्मॉल रखते हैं, ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी वजह ये होती है कि अगर मान लो दूसरा बॉडी एक कंडक्टर जैसा कुछ है तो इसके आते ही इंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, तो मे बी कि तुम्हें अलग फील्ड मिल जाए, ठीक है। इसलिए बात वैसे बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, एक प्रिकॉशन के तौर पे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज रखने से क्या होगा कि हम उस डेफिनेशन को पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कहता है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स बताता है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने ये पहला स्टेप किया, तो पहले स्टेप के हिसाब से रख दो, प्लस क्यू था जिसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है, तो जिसके वजह से निकालना है उसका नाम सोर्स चार्ज देते हैं हम लोग। ये देखो, ये सोर्स चार्ज हो गया, और यहाँ पे हमने अपने मन से एक चार्ज रख दिया विच इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इससे फ़ायदा ये मिला सर, इससे फ़ायदा ये मिला कि भाई अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स इधर आएगा, और अगर नेगेटिव होता ये चार्ज सोर्स तो फोर्स इधर आता। तो सबसे पहली चीज़ कि इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हम निकाल पाएंगे, किसी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देखो फील्ड का डायरेक्शन इधर चला जाएगा। अब देखो, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? फाइंड द फोर्स। सेकंड स्टेप में क्या है? फाइंड द फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज। तो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो वो किधर आ जाएगा बेटा? इधर आएगा, और वो कितना आएगा? वो एफ नॉट आ जाएगा, और एफ नॉट को हम लिख सकते हैं क्या? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो देखो, आर कैप लिख ले तो चलेगा क्या? आर कैप लिख लें तो चलेगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो, अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो ये फोर्स हो गया सर। तो ये नेट फोर्स हमने निकाला ऑन टेस्ट चार्ज। हमें क्या चाहिए? पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज अगर लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फील्ड एट दैट पॉइंट वुड बी अपॉन क्यू नॉट। देखो यहां से यूनिट न्यूटन आएगा, बट यहां से अब हमें न्यूटन पर कूलम मिल जाएगा। अब देखो, इट इज क्लियरली के क्यू अपॉन आर। तो अब देखो फॉर्मूला मिल गया हमें, फॉर्मूला मिल गया कि भी अगर एक यूनिट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी। अब देखो, इसको मैं सॉल्व करके मतलब यूज करके दिखाता हूं कि मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और आपसे कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। नाउ वी हैव द रेडीमेड फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वेयर, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से सोचेंगे, अच्छा ये पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे फील्ड अपने मन से सोचेंगे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो किधर फोर्स जाएगा? अवे फ्रॉम दिस, ऐसा। तो अगर ऐसा लिख दिया हमने, अब देखो यही फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधे तौर पे के क्यू बाय आर स्क्वेयर हो जाएगा इफ दिस डिस्टेंस इज आर। अगर वही कह दे नहीं जी यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू चार्ज है, तब क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे लिख दे कि भाई जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, तो अगर माइनस क्यू चार्ज है और किसी पॉइंट पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? अपने मन में ही सोचो कि एक हमें पॉइंट चार्ज रखना है यहाँ पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे रखोगे, अब इस बार फोर्स इधर आएगा क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इधर हो गई, मैग्नीट्यूड वही लिख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर।
यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं ये सबको समझ आ गया। फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ आ गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अब कहीं पे भी आपको मान लो कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए मान लो अलग अलग चार्जेस हैं, तो मान लो E1 आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया, तो इन सब का रिजल्टेंट लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता ही है, पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो KQ/R², तो ई नेट अगर कहीं पे निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़े धूमधाम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे जब तब इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे, लेकिन पहले फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज कैसे बिहेव करता है उस पॉइंट को समझ के, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो उन्हीं पे होगा। अभी मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा उस पर, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब देखो सर, तो अभी देखो इसमें क्या क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E ड्यू टू different types of distribution, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सबके लिए। तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, लेकिन पहले अब ई को समझ लेते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ जो उस पर बेस्ड होंगे। अब देखो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, आप सभी को समझ आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो सर कि अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे +Q चार्ज रख दूँ तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इस तरफ Q × E फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम E की बात करते हैं तो ये नेट फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करता है क्या? नेट फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे Q चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में आएगा और Q × E आ जाएगा क्या? लेकिन यहीं पे कह दे कि नहीं जी हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, कि भाई मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हमने यहाँ पे -Q चार्ज रख दिया, उस पर कितना फोर्स आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे -Q रख दिया प्लस के बजाय, अगर हमने यहाँ पे -Q चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स ऑपोजिट आएगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आ रहा था फील्ड के डायरेक्शन में, तो जब भी नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये इधर आएगा और मैग्नीट्यूड Q × E ही रह जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे ये समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ क्या है ये समझ आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कुछ दुविधाएं रहती है उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लिख सकते Q, चार्ज पार्टिकल do not experience force due to its own field। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है, ठीक है। कि अगर मान लो एक ही चार्ज पार्टिकल होता तो उसकी फील्ड होगी भाई सब तरफ। अब देखो मान लो यहाँ पे +Q चार्ज है, तो +Q चार्ज है तो सब तरफ फील्ड होगा, और +Q के लिए फील्ड पता है ऐसा जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो कुछ इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा वो ओरिजिनेट हो रहा होगा वहाँ से। तो फिर फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कैसे
क्या क्या इंफॉर्मेशन हम फील्ड लाइन से निकाल सकते हैं। ये देखो, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएगा। तो फील्ड लाइंस एक्चुअली बताता है कि किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन फोर्स का क्या हो जाएगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल। तो बट ये देखो, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसके लिए ओरिजिनेट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होता कहीं पे, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता। एक पूरी क्लास इस पे लगाएंगे हम लोग जिसमें फील्ड लाइन सिर्फ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ फील्ड लाइंस पढ़ रहे होंगे। तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए कैसे, तो यहाँ पे अब ये चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो ये फील्ड की वजह से खुद इस पे फोर्स नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने माइनस क्यू रख दिया तो फील्ड के जस्ट ऑपोजिट फोर्स आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, तो देखो माइनस क्यू के फील्ड डायरेक्शन, तो फील्ड फोर्स इधर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, ये सब समझ आ गया सबको। अब इसको लिखना कैसे, तो अब जैसे कुछ चीज़ें दे सकते हैं आपसे, कुछ न्यूमेरिकल जैसा हो जाए कुछ इस तरह का। देखो यूं कि मान लो एक रस्सी है एल लेंथ की और वहां पे चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मास एम गिवन है, जी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इन दिस केस हॉरिजॉन्टल फील्ड इज देयर, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन फाइंड दैट फील्ड, देन फाइंड दैट फील्ड। तो अब देखो फील्ड किधर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वो किसी और डायरेक्शन में होके भी हो सकता था, वो मैग्नीट्यूड ज़्यादा लेना पड़ता, बट क्वेश्चन ने काम आसान कर दिया, कह दिया कि फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है तो पक्के तौर पे फील्ड इस तरफ होना चाहिए। अब अगर हमने एज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है यहाँ पे वो इस तरफ है ये, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स आ जाएगा और वो Q इंटू ई हो जाएगा। कैसे लिखा समझ आया? तो देखो किस तरह से लिख रहे हैं, बातें समझ आ रही है। अब अगर हम FVD बनाए तो देखो ये mg नीचे आ जाएगा, ये टेंशन T लिख दोगे सर, और अगर जैसे ही आपने टेंशन T लिख दिया, अब आप देखो इसका y कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और ये क्या होगा T साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि भाई फॉर द इक्विलिब्रियम T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू ई एंड T साइन थीटा है ना, T cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड T साइन थीटा इक्वल्स टू Q इंटू ई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आ गया। सो टेन थीटा वुड बी क्यू ई अपॉन एम जी। अब यहाँ से ई कैलकुलेट कर पाए, तो ई को कैसे यूज़ करना है ये समझ आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि दे दे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे ऐसा है, E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप प्लस E3 के कैप। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब जानेंगे समझेंगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में समझेंगे कई सारे पॉइंट्स और भी। बट अभी देखो अगर ये हो गया तो बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी पॉइंट पे अगर फील्ड ऐसा दिख रहा है, मतलब दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट of the field at that point, this is the y component of the field at that point, and this is the z component of field at that point. तो x component, y component and z component, तो इसमें कुछ घबराने जैसी चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये पता चल गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, ये अभी सभी आपको समझ आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड में कोई पंगा नहीं है, वो क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफ एन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट कैन एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है।
इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यहां तक बात समझ आ रही? तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही फील्ड की वजह से आ रहा था। इसका मतलब वो जो स्पेस था वही फील्ड था उस पहले चार्ज की वजह से। तो इसमें निकालने जैसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी क्या लिखते हैं आपने समझ लिया, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कहीं पे भी अगर मान लो कि आपसे ये कह दें कि प्लस Q1 है, माइनस Q1 है, Q2, यहाँ पे कह दे प्लस Q3 और यहाँ पे कह दे प्लस Q4। अब आपसे कह दे कि फील्ड कैलकुलेट करो एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। अब ये मान लो कि एक स्क्वायर है भाई, तो एक तो तरीका है कि तुम टेस्ट चार्ज को सेंटर पे रख करके नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो। लेकिन जब वी हैव ऑलरेडी दैट फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज, तो हम सीधे तौर पे हम सबका लिख सकते हैं। तो अच्छा, Q1 की वजह से फील्ड E1 आ जाएगा। अगर हम Q2 की वजह से माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, E2 लिख देंगे। अगर Q4 की वजह से प्लस है, रिपेल करेगा, तो E4 लिख देंगे। और Q3 ये भी रिपेल करेगा, QE3 लिख देंगे। लिख सकते क्या? तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा, इधर हमें E3 प्लस E2 दिखा, और इधर हमें, अगर हमने एज्यूम कर लिया E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 माइनस E2, ठीक है। ऑब्वियसली ये 90 होगा अगर ये स्क्वायर है तो अगर हमें नेट फील्ड कैलकुलेट करना हो तो E नेट इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा? देखो इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं या आप सभी को पता लग गया। तो नेक्स्ट जो क्लास होनी, पहले इस पे मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्योंकि सिर्फ फील्ड के एप्लीकेशन से, कि सिर्फ फील्ड हमें पता हो कि अच्छा इधर फील्ड दिया हुआ है और एक चार्ज, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। अब वो कैसा होगा, उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक स्प्रिंग लगा दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो सिर्फ ई के एप्लीकेशन पे होगा डायरेक्टली, कि अगर हमारे पास ई दिया हो तो उस ई का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसी पे होगा। देन फिर हम चलेंगे डिफरेंट टाइप्स की, चाहे रिंग, चार्ज रिंग हो, रॉड हो, उन सब के लिए हम फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। देन फील्ड लाइंस, और धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आप सभी अपना होमवर्क कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।